रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरेस्ट हाउ मेड, इस पे अपन आ गए थे। ये वाला जो प्रोसीजर है, अरे यार, ये जो है सेक्शन नंबर 43, उस पे अपन आ गए थे। तो सेक्शन नंबर 43 से अपन स्टार्ट करते हैं। सर अभी भी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है मुझे। अ, आप कौन, राधा जी? हाँ। सर आपको स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है, सेक्शन 43 दिख रहा है। दिख रहा है। तो पूरा ब्लैक है, मेरा तो आ ही नहीं रहा है। तो आपने मे बी कुछ ऑफ कर रखा हो, कोई सिस्टम आपने चेंज कर रखा हो। एक सेकंड रुकिए, देखने नहीं। दीजिए मुझे। टू दोबारा स्टार्ट, से ज्वाइन कर लीजिए आप। दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, वही प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, अरेस्ट हाउ, अच्छा। आप दोबारा से लॉग इन कर लीजिए। Arrest how made. In making the arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch and confine. ये प्रोवाइजो भी हो गया था, all means necessary to effect the arrest भी हो गया था। सब क्लॉज 3 पे आ गए थे। 43 का सब क्लॉज 3 इज न्यूली एडेड प्रोविजन जो हैंड कपिंग से रिलेटेड है। ये इसके पहले नहीं था आपके बीएनएस सीआरपीसी में। बीएनएसएस में ये न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन, ठीक है। ठीक। तो अब अगर अपन ऐसे देखें तो पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस यूज हैंडकफ। तो कब कब हैंडकफ यूज कर सकता है, ये प्रोविजन उसके बारे में बात कर रहा है। हैंडकफिंग इज बेसिकली नॉट अ वेरी गुड मीन्स, मतलब उससे आपकी रेपुटेशन भी हैम्पर होती है और अभी तक आपका गिल्ट प्रूव नहीं हुआ है। तो विदाउट प्रूविंग गिल्ट अगर आप किसी पे हैंडकफिंग यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसकी राइट टू रेपुटेशन हैम्पर होगी और पर्सनल लिबर्टी भी हैम्पर होगी। तो अननेसेसरली यूजिंग ऑफ हैंडकपिंग इज नॉट अलाउड। बीएनएसएस में ये न्यूली इंसर्टेड है, ठीक है। तो बीएनएसएस में अभी तक ये इंसर्टेड नहीं था, ये न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन। द पुलिस ऑफिसर में, ठीक है, हैंडकफिंग व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन और व्हाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट हु इज। तो यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी डिफाइन कर दी है। ये जो आपको कैटेगरी यहाँ से यहाँ तक दी गई है, ये कैटेगरी के लोग जो हैं, in respect of these category of persons handcuffing is allowed, otherwise आप handcuffing normally नहीं कर सकते। कौन कौन से वो लोग हैं? जो हैबिचुअल या रिपीट ऑफेंडर हैं, एस्केप फ्रॉम कस्टडी हैं, कमिटेड ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी सेक्शन 111। टेररिस्ट एक्ट यानी सेक्शन नंबर 113। कोई कुछ कह रहा है क्या? चलिए, कोई कुछ नहीं कह रहा। तो ये 113 हो गया, ये 111 हो गया। सेक्शन 111 ड्रग रिलेटेड क्राइम और इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। तो ये जितने भी ऑफेंसेस हैं, ये सारे ग्रीवियस ऑफेंसेस हैं। तो इन ऑफेंसेस के लिए हैंडकफिंग अलाउड है। ये लिस्ट आपकी आ सकती है। तो आपको अगर बोला जाए कि किन केसेस में हैंडकफिंग अलाउड है, तो आपको सेक्शन 43 याद करना पड़ेगा। सेक्शन 43 की सब क्लॉज 3 में लिस्ट दी गई हैंडकफिंग से। तो आप इसे एक बार बी माइंडफुल ऑफ दिस प्रोविजन, इससे लिस्ट पूछी जा सकती है कि किन प्रोविजंस में आपकी हैंडकफिंग अलाउड, क्योंकि ये न्यूली इंसर्टेड है, ये आपका सीआरपीसी में नहीं था। आगे बढ़ते, नथिंग इन दिस सेक्शन gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with death or imprisonment for life. अब सब क्लॉज 4 क्या कह रहा है कि आप डेथ कॉज नहीं कर सकते अरेस्ट करते टाइम पे। ये देखिए, सेक्शन 43 किस बारे में बात कर रहा है? अरेस्ट के बारे में बात कर रहा है ना। अरेस्ट हाउ मेड, उसमें बोला था कि आप कोई भी मींस नेसेसरी जो है उनका यूज कर सकते हैं व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट। तो इसका मतलब है आप डेथ भी कॉस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोवाइजो में बोल रहा है कि आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। किन लोगों की डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं? हु आर नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ डेथ
और पनिशेबल विद लाइफ, इम्प्रिजनमेंट विद लाइफ। सपोज उसने रेप कमिट कर दिया या मर्डर कमिट कर दिया, तो उसके अरेस्ट के दौरान while arresting that person you can cause death of that person, ठीक है। अदरवाइज आप अरेस्ट करते टाइम पे पैर पे गोली मारिए, डू वॉट एवर इज नेसेसरी, बट यू कैन नॉट कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। अब वुमेन के लिए स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं कि उनको सनसेट और सनराइज के बीच में आप अरेस्ट नहीं कर सकते। नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, एंड वी आर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, एक सेकेंड, वी आर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। देखिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में बात अलग हो जाती है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल बाय मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अगर आपको वुमेन को रात में अरेस्ट करना है तो आपको प्रायर परमिशन चाहिए पड़ेगी जेएमएफसी की रिटर्न अथॉरिटी के साथ, तभी आप एक वुमेन को रात में अरेस्ट कर सकते, राइट। अब सर्च ऑफ द प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अब ये प्रोविजन सीधी सीधी सेक्शन 44 इस बारे में बात कर रहा है कि सपोज कोई पर्सन है और वो कहीं पे जाके छुप जाता है, ठीक है, किसी एक जगह पे एंट्री ले लेता है, किसी के घर में घुस जाता है और पुलिस उसके पीछे है। पुलिस wants to arrest that person and he has hidden inside the home, then what will happen in that scenario? क्या होगा, वो जो पर्सन इंचार्ज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, सपोज मेरे घर में कोई एक अपराधी है, वो घुस जाता है, देन आई एम ऑब्लिगेटेड टू अलाउ पुलिस टू एंटर माई होम। मुझे पुलिस को दरवाजे खोल के बुलाना पड़ेगा कि सर मेरे अंदर कैदी छुपा हुआ है, डू अरेस्ट। तो मुझे उन्हें एंट्री देनी पड़ी, फ्री इनग्रेस देना पड़े। देखिए, अलाउ हिम फ्री इनग्रेस देयर टू एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर सच देयर, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपकी किसी काम की प्रोविजन नहीं है। 45 पे आइए, परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। अदर जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हुआ, पुलिस थाने के बाहर की जुरिस्डिक्शन, राइट। तो अब आपका जो ऑफेंडर है, ऑफेंडर आपकी लोकल टेरिटरी यानी पुलिस स्टेशन की लोकल टेरिटरी के बाहर चला गया, राइट। ही इज रनिंग 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 एंड ही गोज आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो फिर क्या होगा, a police officer may, for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest, pursue such person into any place in India। वो उनकी परसूट में पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकता है अरेस्ट करने के पर्पस, ठीक है। चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, द thief is running in front and the police is chasing him। so while chasing him, while in pursuit, the police can follow him throughout the territory of। अब सेक्शन 46 हो गया, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ये आरएपी लिखा है ना, सॉरी, ये आरएपी लिखा है ना। आरएपी क्या है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन में क्या बोला गया है कि नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन, यानी कि जरूरत से ज्यादा आप किसी पर रिस्ट्रेन नहीं डालेंगे। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेन देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। जितना एस्केप से बचाने के लिए जरूरी है सिर्फ आप उतना रिस्ट्रेन करोगे, उससे ज्यादा आप उसे रिस्ट्रेन नहीं करोगे। सेक्शन 46 पे आइए, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। अब यहाँ पे दो बातें बोल दी हैं, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। ये भी क्या हो गया, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। क्या है उसका कि उसे सबसे पहले तो आप ग्राउंड्स बताएंगे, किस ग्राउंड्स पे उसे अरेस्ट किया जा रहा है, और साथ साथ में ये भी बताएंगे वेदर ही हैज कमिटेड अ बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। और अगर उसे बेलेबल ऑफेंस उसने कमिट किया है, उसकी वजह से आप उसे अरेस्ट कर रहे हैं, देन इन दैट सिनेरियो उसका राइट टू बेल भी आपको उसे बताना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद आ जाइए, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एक्सेट्रा टू अ रिलेटिव और फ्रेंड। अब ये प्रोविजन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर, पर ये 48 में रीआइटरेट कर दिया गया। ये भी राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इसमें क्या बोला गया कि एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट, किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो तो उसे forthwith give information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his relatives। आपको उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या उसके दोस्तों को बताना पड़ेगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड एंड इज बीइंग केप्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है।
और वो जो अदर पर्सन है वो नॉमिनेट भी हो सकता है, यानी कि द अरेस्टेड द अक्यूज्ड पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो क्या करेगा, वो चाहेगा तो वो नॉमिनेट कर देगा कि प्लीज इन्फॉर्म दिस पर्टिकुलर पर्सन अबाउट माई अरेस्ट। सपोज पुलिस मुझे अरेस्ट करती है, देन आई कैन से while I am being arrested कि प्लीज इन्फॉर्म सूर्यकांत जी कि मैं अरेस्ट हो रहा हूं, और मैं ये भी बता दीजिए कि मैं कहां पर अरेस्ट होने के बाद रखा गया हूं। राइट, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन का मतलब कि अभी whenever a person is arrested by the police officer under a warrant, वारंट के साथ अरेस्ट किया, यानी कि मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, सेक्शन 49 विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ अ बेल, यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है वारंट, और अंडर अ वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग ऑफ बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल। बेलेबल ऑफेंस है, वारंट के तहत अरेस्ट कर रहे हैं, बट द अदर पर्सन कैन नॉट प्रोवाइड द श्योरिटी और द सिक्योरिटी, ना पैसे भर पा रहा है ना कोई अपना गारंटर ला पा रहा है। तो सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, एंड अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट और बाय अ प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट कैन नॉट लीगली एडमिटेड टू बेल, यानी उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया, और इज अनेबल टू फर्निश बेल। बेलेबल ऑफेंस किया था बट वो श्योरिटी या सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा। And the officer making the arrest, or when arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested may search such person। अब देखिए, सर्च करने का अधिकार, आपने किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, राइट, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपने उसे अरेस्ट तो कर लिया, अब आप उसको सर्च करना चाहोगे, है ना, उसकी जेब में कोई हथियार हो सकता है, राइट, ही मस्ट बी हैविंग सम स्टोलन प्रॉपर्टी, या नाइफ हो या पैसे हो, कुछ उसकी जेब में हो, तो उसकी बॉडी की सर्च करने का पावर सेक्शन 49 देता है आपको। कौन सर्च कर सकता है, प्राइवेट पर्सन सर्च नहीं कर सकता है, इवन दो ही इज अरेस्टिंग बाय वारंट। हमने पढ़ा है, अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, दैट प्राइवेट पर्सन कैन नॉट सर्च द पर्सन। अरेस्ट तो कर सकता है पर उसका सर्च नहीं कर सकता। सर्च करने का पावर क्या है, पुलिस के पास, जिसको अपन मेक ओवर कर, है ना, हैंड ओवर कर। सर्च करने के बाद जो भी प्रॉपर्टी उसके पास से मिलती है, वट एवर प्रॉपर्टी दैट पर्टिकुलर पर्सन गेट्स, उसको अपन सीज कर लें, है ना, सीजर हो जाना। अगर फीमेल को सर्च करना है, whenever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency, है ना, स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, मतलब फीमेल को अगर आपको सर्च करना है तो उसकी अस्मिता को बनाए रखना पड़े। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। अब आपने सर्च किया, कोई ऑफेंसिव वेपन्स उसके पास से मिला, ऑफेंसिव वेपन यानी हो सकता है कोई रिवॉल्वर मिले आपको, या कोई एक बड़ा सा नाइफ मिले आपको, इन दैट सिनेरियो आप क्या करोगे, जो पुलिस ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, टेक फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन एनी ऑफेंसिव वेपन विच ही हैज अबाउट हिज पर्सन एंड शैल डिलीवर ऑल वेपन सो टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर। कोर्ट या ऑफिसर जिसके पास में वो पर्सन लाया जा रहा है उसके पास वो पर्टिकुलर ऑफेंसिव वेपन्स आप जमा कर, राइट। फिर आ जाता है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। ये नेक्स्ट सेक्शन हो गया आपका, सेक्शन नंबर 51। सेक्शन नंबर 51 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि अगर आप किसी भी पर्सन को अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, यानी कोई अक्यूज है, अभियुक्त है, उसको आपने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद आपको लगता है कि अगर इसकी मेडिकल जांच की जाए, इफ द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर अक्यूज्ड इज टेकन प्लेस, then there is a chance कि some evidences we can get, अपन को कुछ एविडेंसेस मिल जाए। जैसे मान लीजिए कोई चोट के निशान आपको दिख गए, या फिर कोई डीएनए सैंपल आपको मिल गया, राइट, तो ये सब चीजें क्या होंगी, अपने आप में एविडेंस होंगी किसी ऑफेंस की। तो उन एविडेंसेस के कलेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा अक्यूज्ड का बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। रीजनेबल ग्राउंड्स क्या होंगे, दैट एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस एज टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस।
तो लॉफुल होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कि प्लीज डू द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, है ना। और उस पर्पस के लिए जो भी फोर्स यूज करनी पड़े आप वो फोर्स यूज कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल का मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, फीमेल कौन है यहाँ पे, अक्यूज्ड है, अगर किसी फीमेल का मेडिकल एग्जामिनेशन करना है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ द फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन प्रैक्टिशनर होना चाहिए, यानी फीमेल ही या उसके सुपरविजन में या खुद फीमेल ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करे। अब एग्जामिनेशन में क्या क्या आ जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन में, ब्लड हो गया, ब्लड स्टेन्स हो गया, सीमन सैंपल्स हो गए, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गया, स्प्यूटम हो गया, स्वेट, हेयर सैंपल्स, फिंगर नेल्स, क्लिपिंग्स, ये सारी चीजें क्या आ गई आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन में। डीएनए प्रोफाइलिंग भी क्या आ गई आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए ये तो हो गया जनरल एक ऑफेंस के लिए। अब अगर किसी पर्सन ने रेप कमिट किया है उस कंडीशन में क्या होगा। When a person is arrested on a charge of committing an offense of rape, यानी किसी अक्यूज को अपन ने अरेस्ट किया है और चार्ज क्या लगाया उस पे, that he has committed the offense of rape and there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to commission of such offense। अगर उसका एग्जामिनेशन किया जाए तो वहां पे उस कंडीशन में आपको आसानी से कोई एविडेंसेस मिल जाएंगे। तो क्या होगा, इट शैल बी लॉफुल फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल, एक सेकेंड, हेलो, नमस्ते। सर आवाज नहीं आ रहा है। आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना, आसानी से आप सुन पा रहे हैं ना मुझे, नहीं ज्वाइनिंग सर, में बीच नहीं बीच आ रही है, क्या आवाज नहीं आ रही थी। आवाज ठीक नहीं आ रही। नहीं, वो सेक्शन 52 में आपने जो कुछ भी समझाया वो हम नहीं समझ पाए क्योंकि आवाज नहीं आई आपकी। वो अभी नहीं समझाया, बस उतना ही समझाया था, अभी फोन आ गया था किसी के स्टूडेंट का, ही वाज अनेबल टू ज्वाइन, तो इसलिए मैंने म्यूट किया था। वापस सुन लीजिए। अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड किस चीज का है, रेप के ऑफेंस का है। द अक्यूज्ड इज चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ रेप। और पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इफ द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ दिस पर्सन इज डन तो एविडेंसेस हमें मिल जाए। अब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा अक्यूज्ड का, इट शैल बी लॉफुल फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसके लिए होगा, एक हाँ सर ठीक है। हियर इट इज रिटन, हेलो हाँ जी, सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर here it is written that an examination of his person will afford evidence such offense. कमीशन ऑफ सच ऑफेंस यानी रेप। And in the absence of such a practitioner within the radius of 16 kilometer from the place. नहीं, ये यहाँ पे लिखा है, देखो अर्जेंसी रहती है मेडिकल एग्जामिनेशन, खासकर रेप के ऑफेंसेस में एक अर्जेंसी रहती है। इट शुड बी डन एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, और कन्वीनियंस भी देखा जाता है। ऐसा तो होगा नहीं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर 100 किलोमीटर दूर है, ये सारे ही एमबीबीएस डिग्री होल्डर्स रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑल ऑफ देम कैरी द सेम डिग्री ऑफ एमबीबीएस। बस गवर्नमेंट अगर डॉक्टर होगा तो इट इज प्रेफर्ड, अगर वो गवर्नमेंट, सर तो नॉन गवर्नमेंट अगर होगा तो भी चलेगा क्या? वो नॉन तब गवर्नमेंट चलेगा, अगर डॉक्टर आपको बताना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, राइट।
आप प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों गए, आपको ये बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। और जस्टिफिकेशन का ग्राउंड क्या अगर दिया है? बोला गया कि पास में था, कि इंसिडेंट होने के मतलब पास में था ये प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट डॉक्टर, तो इसीलिए हम वहां पर गए थे। हाँ यही बोलोगे आप, यही तो दिया है इसमें। It shall be lawful for the registered medical practitioner employed in a hospital run by the government। क्या दिया है इसमें कि लॉफुल होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए रन बाय द गवर्नमेंट, और देखिए और बाय लोकल अथॉरिटी इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर था, उसी दिन वो मर गया, कोई नहीं है वहां, तो एब्सेंस हो गया, या फिर वो सिक है या ऑन लीव है। इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर। अब मान लीजिए 16 किलोमीटर तो कोई आपको नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाला व्यक्ति, फॉर 16 किलोमीटर यू आर नॉट गेटिंग एनीवन। तो उस सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, उस सर्कमस्टेंसेस में होगा फ्रॉम द, एक सेकेंड, अब यहाँ पे क्या दिया है, 16 किलो registered medical practitioners employed in a hospital run by the government or local authority and in the absence of such practitioner within the radius of 16 kilometers from the place where the offence has been committed। जहां offence commit हुआ है वहां से 16 किलोमीटर की दूरी पे अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा, by any other registered medical practitioner। रजिस्टर्ड कहाँ होगा, IME में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसमें अगर वो रजिस्टर्ड है मतलब वो डॉक्टर है तो आप उस डॉक्टर से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को उसे स्पॉन्सर करना पड़ेगा, उसे अपने साथ लाना पड़ेगा और तभी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो। ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जो भी फोर्स यूज करना पड़े वो फोर्स आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो एक रिपोर्ट बनाएगा, और वो रिपोर्ट जो होगी वो आपके चालान, चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट, जिस भी फॉर्मेट में आप सबमिट कर रहे हैं उस फॉर्मेट में उसके साथ अटैच करके आप मजिस्ट्रेट के सामने दे दें। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट में क्या क्या डालेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज्ड एंड द पर्सन बाय whom it was brought, एज ऑफ द अक्यूज्ड, मार्क्स ऑफ इंजुरी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड, जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग, अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल। हर कंक्लूजन के लिए उसे डिटेल्ड रीजंस देने पड़ेंगे, प्रिसाइसली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव एट। अगर वो कह रही है कि या कह रहा है, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर कह रहा है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज कमिटेड रेप, तो उसके लिए उसे डिटेल्ड रीजंस देने पड़ेंगे, एग्जैक्ट टाइम बताना पड़ेगा कि कब से मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू किया एंड व्हेन आई हैव कंप्लीटेड द मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद वो रिपोर्ट बना के फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट बना के किसे सबमिट करेंगे, आईओ सर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल देन फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट रेफर्ड टू इन सेक्शन 193। यानी चार्जशीट या चालान के साथ वो मेडिकल रिपोर्ट फिर आईओ सर विल सबमिटेड टू द ऑनरेबल मजिस्ट्रेट। अब एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। अब देखिए एक बहुत ध्यान से आप लोग ये चीज देखना, सेक्शन 51 एंड सेक्शन 52 आर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, है ना। पुलिस ऑफिसर ये क्यों मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। सेक्शन 53 इज अबाउट राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, ये भी मेडिकल एग्जामिनेशन है, पर ये किसकी रिक्वेस्ट पे हो रहा है, या रिक्वेस्ट भी छोड़िए, ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की टू गेट द पर्सन अरेस्टेड मेडिकली एग्जाम। हर पर्सन जिसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, मैंडेटरी है। इसका ऑब्जेक्टिव पर दूसरा है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, सपोज अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड ही हैज बीन ब्रूटली टॉर्चर्ड, तो क्या होगा, टॉर्चर आज है, फिर आप कल गए मजिस्ट्रेट सर के पास, मजिस्ट्रेट सर पूछेंगे कि हाउ दीज इंजरीज वे आर टेकन प्लेस, तो पुलिस ऑफिसर ये बोल सकते हैं कि सर द मोमेंट वी अरेस्टेड दिस पर्सन दीज इंजरीज वे आर ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी इसे मार पिटाई की गई थी इसके साथ और हमने इसे इंजर नहीं किया है, किसी और थर्ड पार्टी ने इसे इंजर किया, राइट।
तो पुलिस ऑफिसर का ये मिसयूज करने का जो पावर है उस पर चेक लगाता है एग्जामिनेशन। आपने अरेस्ट किया किसी को, तुरंत के तुरंत उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा दिया। मेडिकल एग्जामिनेशन में रिकॉर्ड ऑफ एवरी इंजरी विल बी देयर। तो अब पुलिस ऑफिसर अगर उसे थाने लेके जाते हैं आफ्टर एमएलसी, तो बाद में अगर उसे वो मारेंगे, देन इट विल बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू द रिकॉर्ड। फिर वो प्रूव हो जाएगा कि ये जो इंजरी है ये पुलिस वाले ने उसे करी है। ये 53 का। When a person is arrested, he shall, अब देखिए क्या लिखा है, shall यानी मैंडेटरी प्रोविजन, be examined by the medical officer in service of the central government या फिर state government. And in case the medical officer is not available by a registered medical practitioner soon after the arrest is made. क्या लिखा है? soon after the arrest is made. ये मैंडेटरी है। पुलिस ऑफिसर जो भी अरेस्ट कर रहा है उसे एमएलसी कराना अक्यूज्ड का मैंडेटरी है, जैसे ही अरेस्ट करता है। ठीक है। देखिए, मेडिकल ऑफिसर और द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिनिंग द अरेस्टेड पर्सन शाल प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन। रिकॉर्ड बनाएंगे एग्जामिनेशन का, mentioning therein any injuries or marks of violence upon the arrested person and the approximate time when such injuries or marks have been inflicted. एक अप्रोक्सीमेट टाइम भी बताना पड़ेगा कब इंजरी इन्फ्लिक्ट हुई। ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि इंजरी रिकॉर्ड पे आ जाए। अगर पुलिस वाले रात में या दिन में कभी भी जब उसे स्टेशन लेके जाते हैं और मारते हैं, तो इट कैन बी प्रूव दैट पुलिस हैज टॉर्चर्ड दिस पर्सन। तो पुलिस की ब्रूटैलिटी को रोकने के लिए है। मतलब ये क्या बन गया आपका? राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन का अनदर प्रोविजन बन गया। देखिए आरएएफ लिखा है, मैंडेटरी आरएएफ, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये लिखा है। तो ये सेक्शन 50। अब 54 पढ़ लेते हैं। 54 के बगल में आप लिख लीजिए TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। आपने ये देखा होगा कि विटनेस आता है, देयर इज अ ग्लास, और ग्लास के उस तरफ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, and the witness is asked to identify कि इनमें से कौन accused है। This is done to ascertain the knowledge of the witness। कि witness गलत तो नहीं बोल रहा, witness is stating what has actually happened, witness is clearly able to identify the act। इसीलिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है। This is provided under section 54 of the BNSS। ठीक है। सिमिलर प्रोविजन इज गिवन, ये अपन बोल सकते हैं ये पर्टिकुलर प्रोविजन कहां कवर है, इसकी रेलेवेंसी कहां प्रूव होती है? सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा 7। When a person is arrested on a charge of committing an offense and his identification by any other persons or persons is considered necessary। किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया, फिर पुलिस वालों ने विटनेसेस के स्टेटमेंट लेने शुरू करे। कोई एक विटनेस बोलता है कि सर आई हैव माई सेल्फ विथ माई ओन आईज हैव सीन द अक्यूज, मैंने खुद अपनी आंखों से अक्यूज को देखा है, राइट। उस सर्कमस्टेंसेस में पुलिस क्या बोलेगी? चलिए आपने देखा है तो उसे उसकी पहचान कर लीजिए, सो एज टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द ट्रुथ ऑफ द विटनेस। विटनेस सच बोल रहा है या गलत? For the purpose of investigation of such offense, the court having jurisdiction may, on the request of the officer in charge of the police station, यहाँ पुलिस खुद से नहीं करेगी, पुलिस पहले रिक्वेस्ट करेगी मजिस्ट्रेट को कि आप TIP कराने के आदेश दीजिए, allow me to conduct the test identification parade। और अगर मजिस्ट्रेट अलाउ कर देते हैं, then magistrate can direct the person who arrested to subject himself to identification। खुद को आइडेंटिफिकेशन के लिए उसे सब्जेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि खुद जाना पड़ेगा थाने में, उसे बोलना पड़ेगा कि आप मेरी TIP करा सकते हैं, विटनेसेस को बुला सकते हैं, ही कैन आइडेंटिफाई मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना। तो ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आप इसके बगल में लिख लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे AIB में कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द BNSS। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 54 ऑफ द BNSS। डायरेक्ट सवाल है, आ सकता है। प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये आपके काम का नहीं है, ये आप छोड़ दीजिए। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अब देखिए एक और राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन आ गया, एक और राइट आ गया अरेस्टेड पर्सन का, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन।
कौन ध्यान रखेगा उसकी हेल्थ और सेफ्टी का? इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ एन एक्यूज। मान लीजिए आपने अरेस्ट किया, मेक ओवर कर दिया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, अल्टीमेटली अथॉरिटी किसके पास आई? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन क्या कर सकता है कि वो he has to take reasonable care of the health and safety of the accused। ये उसकी जिम्मेदारी है कि अक्यूज क्या रहे, हेल्दी रहे और सेफ रहे। 57 पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, 57 और 58 एक साथ में पढ़े जाएंगे, राइट? सेक्शन 57 एंड सेक्शन 58 आर टू बी रेड टुगेदर, ठीक है? ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी आर्टिकल नंबर 22 जो अपन ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल 22 कुछ राइट्स दे रहा था अरेस्टेड पर्सन को, वही राइट्स यहाँ पे रिआइटरेट करे गए हैं सेक्शन नंबर 57 और सेक्शन नंबर 58। पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, कोई भी ऑफिसर विदाउट वारंट अगर अरेस्ट कर रहा है, शाल विदाउट अननेसेसरी डिले एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हियरइन कंटेन्ड एज टू बेल टेक और सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन इन केस और बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू, चेक कर रहा था। ओके, अब अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है? अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले प्रोविजन में क्या कह रहे हैं कि जैसे ही आपने उसे अरेस्ट किया तो आपको तुरंत के तुरंत उसे किसके पास ले जाना पड़ेगा, या फिर मजिस्ट्रेट के पास या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विदाउट अननेसेसरी डिले। सपोज अ पर्सन इज अरेस्टेड, उसे किसी रोड पे अरेस्ट किया गया तो उसे फटाफट लेके जाइए आप थाने। आप टाइम वेस्ट मत करिए वहां पे, आप उसे टॉर्चर मत करिए रोड पे, प्राइवेट जगह पे उसे डिटेन मत करिए, आप फटाफट लेके जाइए उसे मजिस्ट्रेट के पास या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। 58 क्या कह रहा है, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। अब देखिए पुलिस क्यों अरेस्ट करती है, व्हाई द पुलिस इज अरेस्टिंग एनी पर्सन इन ऑर्डर टू डू इन्वेस्टिगेशन। पुलिस हमेशा जब भी किसी को अरेस्ट करेगी तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वी नीड टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस। सपोज वो इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरी नहीं हो पाती, सपोज द इन्वेस्टिगेशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, तो उस केस में क्या प्रोविजन है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डीएम और इफ ही सो डायरेक्ट्स टू द एसडीएम द cases of all person arrested without warrant within the limits of their respective station, whether such person have been admitted to bail or otherwise। ये क्या हुआ, 24 आवर्स कहाँ गए? एक बार कोई बैरक खोल के देखना 58 में कहीं 24 आवर्स लिखा है या नहीं लिखा है? एक बार कोई चेक करना अपने बैरक में लिखा है। लिखा है सर। नहीं, मार्जिनल नोट पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। मैम मार्जिनल नोट की, एक मिनट रुक जाइए, म्यूट ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे मार्जिनल नोट में मैं नहीं पूछ रहा था, मार्जिनल नोट यानी कि ये जो हेडर है मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, ये जो 58 का जो नाम है ना, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सेक्शन के अंदर कहीं लिखा है क्या, ये जो सेक्शन यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक। सर सेक्शन के अंदर ही लिखा है, such period shall not in absence of a special order of a magistrate under section 187 exceed 24 मतलब सब क्लॉज 2 यहाँ पे मिसिंग है ना, यहाँ सब क्लॉज 2 होना था, ये मिसिंग है, सिर्फ सब क्लॉज 1 इन्हें दे दिया और सब क्लॉज 2 पूरा यहाँ पे खा गए, ये एडिटिंग वाले ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। सो इन सब क्लॉज 2 इट इज रिटर्न कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained for more than 24 hours without being produced before the magistrate। हर पर्सन जिसको आप अरेस्ट करते हैं उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स।
एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। जर्नी को छोड़ के आपको 24 घंटे से ज्यादा लैप्स नहीं होना चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने। 24 घंटे के भीतर आपको हर हालत में जिस भी व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। इफ यू फेल टू प्रोड्यूस द अक्यूज्ड पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड to the magistrate within 24 hours, then this will constitute unlawful detention। ठीक है, इसे अपन क्या कह देंगे? That person has been unlawfully detained। ठीक है, अब फिर उसके बाद 59 छोड़ दीजिए। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, ये भी छोड़ दीजिए। पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक, 61 इज इंपॉर्टेंट। इफ अ पर्सन इज इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स और इज रेस्क्यूड, दो चीजें दी हैं। या फिर तो पर्सन क्या हुआ, एस्केप हो गया, भाग गया, या फिर और इज रेस्क्यूड द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप और वाज रेस्क्यूड may immediately pursue and arrest him in any place in India। अगर कोई पर्सन किसी की कस्टडी से भाग जाता है, उसका पीछा करते करते आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। सबसे अच्छा केस किसका होगा? विकास दुबे का, राइट। तो विकास दुबे एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी नहीं, विकास दुबे तो पहले ही भाग गए थे, वो कभी कस्टडी में आए ही नहीं थे। बट सपोज अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड ही रन्स ऑफ, भाग जाते हैं, कस्टडी में आने के बाद भाग जाते हैं, राइट। सो इन दैट सिनेरियो यू कैन परसू हिम एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक है, आप भारत में कहीं भी उसे परसू कर सकते हैं। अब 62nd ये बोलता है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू संहिता। मतलब संहिता में जो अरेस्ट का प्रोसीजर दिया है, अरेस्ट हाउ मेड, क्या क्या राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप अरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप संहिता में जो दिए गए प्रोविजंस हैं, इफ यू ब्रीच दीज प्रोविजंस, जो अपन ने 35 से लेके अभी तक पढ़े हैं 62 तक, चैप्टर 5 अरेस्ट के अंदर, इफ यू वायलेट दीज प्रोविजंस देन दैट अरेस्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट एज इलीगल अरेस्ट। उसे अपन क्या बोलेंगे? इलीगल अरेस्ट हो। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 पे आ गए, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अब ये कौन कंपेल कर रहा है? कोर्ट कंपेल कर रहा है। कोर्ट इज कंपेलिंग सम पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम। वो विटनेस भी हो सकता है, वो अक्यूज्ड भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी पर्सन को कोर्ट को अपने सामने बुलाना है तो दो तरीके से बुला सकता है। आइदर ही कैन बी कॉल्ड बाय समन्स और ही कैन बी कॉल्ड बाय वारंट्स। समन क्या है? समन इज लाइक अ इनविटेशन लेटर। मैं एक लेटर भेजूंगा आपको, प्लीज कम टू माय कोर्ट ऑन सो एंड सो डेट, दिस इज समन। वारंट क्या है? वारंट इज गिवन टू द पुलिस ऑफिसर। वारंट एक तरीके की अथॉरिटी है टू द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन एंड फोर्सफुली कंपेल हिम टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। यानी मैंने पुलिस ऑफिसर को डिप्यूट कर दिया कि ये ऐसे नहीं आने वाला, आप इसे अरेस्ट करें और लेके आए। दिस इज वारंट, इतना ही डिफरेंस। सर, एक तलबाना करके भी शब्द प्रयुक्त होता है कोर्ट्स में, तलबाना और समन्स, इन दोनों में क्या अंतर पड़ता है? सर मैं अभी नहीं हूँ, जानकारी नहीं है सर। ठीक है सर। अब फॉर्म ऑफ समन्स पे आइए। एवरी समन्स इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी। अब देखिए समन का फॉर्म क्या होगा? सबसे पहले राइटिंग में होगा, राइटिंग के बाद वो डुप्लीकेट में होगा, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट, यानी जज के द्वारा साइन। साथ साथ में क्या होगी? चौथी कंडीशन, इट शुड बियर द सील ऑफ द कोर्ट। ठीक है, चैप्टर 6 में आ गए यहाँ पर। अरेस्ट के बाद अब अपन क्या कर रहे हैं? 6 में प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। प्रोसेस का मतलब होता है नॉर्मली, जैसे इशुएंस ऑफ प्रोसेस अभी आप पढ़ेंगे। प्रोसेस का मतलब होता है यही फॉर्मेट, समन्स, वारंट्स, प्रोक्लेमेशन, मिसलेनियस, किसी अदर तरीके से, तो उसको प्रोसेस बोलते हैं। कोर्ट कई तरीके से कंपेल कर सकता है किसी पर्सन को टू अपीयर एंड गेट जस्टिस। उनमें से पहला तरीका है समन। सबसे लाइट फॉर्म ऑफ मेजर या प्रोसेस टू कंपेल एनी पर्सन टू अपीयर बिफोर कोर्ट। मतलब अपन खुद उससे बोल रहे हैं कि प्लीज अपीयर बिफोर द। अब समन्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए,
साइन होने चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और सील होनी चाहिए कोर्ट की। अब देखिए नया क्या जोड़ा गया है, और देखिए ये नया जोड़ा गया है सप्लॉस 2, इन एन एनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब समन कैसे आप भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी भेज सकते हैं। शैल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू समन्स भेज रहे हैं तो वहां पे सील ऑफ द कोर्ट दिखनी चाहिए और डिजिटल सिग्नेचर या फिर उसके डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। समन्स को कैसे सर्व किया जाता है, एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर, या फिर पुलिस ऑफिसर खुद समन सर्व करेगा या फिर कोई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट समन सर्व करेगा। समन को कैसे सर्व किया जाएगा, इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन। जैसे सपोज आई वांट टू समन सप्रिय जी टू माय कोर्ट, तो मैं क्या करूंगा, आई विल पर्सनली डिलीवर, मी बीइंग पुलिस ऑफिसर, तो आई विल पर्सनली डिलीवर द समन्स टू हिम। और क्या दूंगा मैं, ओरिजिनल समन्स नहीं दूंगा, मैं डुप्लीकेट दूंगा समन्स का, और समन्स के पीछे उसके एंडोर्समेंट ले लूंगा दैट यस समन्स हैज बीन सर्व्ड टू यू। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में समन भेज रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो रूल्स प्रोवाइड करेगी वैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के तहत भी मैं समन सर्व कर सकता हूँ। एवरी पर्सन ऑन हुम समन इज सर्व। अब देखिए ड्यूटी किसकी बता रहे हैं, जिस पे समन सर्व हुआ है, जिसको कोर्ट बुला रहा है। एवरी पर्सन ऑन हुम द समन इज सर्व पर्सनली शाल, if so required by the serving officer, sign a receipt thereof on the back of the other duty। तो पीछे क्या करेगा, एक एंडोर्समेंट दे देगा कि हाँ समन मुझे सर्व हो गए, रिसिप्ट बना देगा, ताकि कोर्ट में प्रूव किया जा सके दैट द समन हैज बीन ड्यूली सर्व टू दिस पर्सन। अगर कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म्स या फिर सोसाइटीज को समन सर्व करना है तो आप कैसे करेंगे, या फिर उनके डायरेक्टर को दे देंगे या मैनेजर को दे देंगे या सेक्रेटरी को दे देंगे या फिर किसी और ऑफिसर को दे देंगे। ठीक है। अब सर्विस व्हेन पर्सन समन्स कैन नॉट बी फाउंड। अब मान लीजिए किसी पर्सन को समन सर्व करने थे और उससे Sir, sorry for the interruption. I've got one question, sir. श्योर Here it is saying that in the electronic form, someone can be served. Can it be served in WhatsApp? Because that is an electronic form. And if the electronic mode of serving a summon would be as per the rules of the state government, so it will differ from state to state. One state may say that email is okay, other may say that fax is okay, other may say that WhatsApp is okay, other may say that all these formats are okay. So it will depend on what the state government say in this regard. but sir, in that case, if say WhatsApp is okay, how will the seal of the court will appear there, sir? You got it completely wrong. Look, there is a paper. In Right. that paper, I am a judge. I have mentioned कि you Pradeep ji kindly appear before my court on so and so date. At the bottom of it, there will be a seal, right? So if you have Right. seen a letter pad of the company, so below that letter pad also there is a seal, or on the top left corner also there is a seal. Correct. They are talking about that seal. Okay. A procedure when service cannot be effected as provided there. नहीं, पहले हो गया सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अगर अपन किसी पर्सन को समन सर्व कर रहे हैं एंड ही कैन नॉट बी फाउंड, व्हाट विल हैपन देन, व्हेन अ पर्सन समन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड। ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कर लिया फिर भी वो पर्सन नहीं मिल पा रहा है, द समन मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विद सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिसाइडिंग। किसी भी वयस्क पर्सन को आप वो समन दे सकते हैं उसकी फैमिली में। आपको अगर पता है कि वो पर्सन अपनी फैमिली के साथ कहीं रिसाइड कर रहा है एंड यू कैन नॉट पर्सनली सर्व दैट पर्सन समन, पर्सनली आप उसे सर्विस दे नहीं पा रहे, he went into hiding, then what is the option with the police officer or the officer of the court? They can serve the summon to the adult male person of the family, adult person of the family. A servant is not a member of family within the meaning of this section. आपने दरवाजा खटखटाया,
and there comes the servant. Can you serve the summons to the servant? The answer is no. आप फैमिली मेंबर को तो समन सर्व कर सकते हैं, पर आप सर्वेंट को समन सर्व नहीं कर सकते. प्रोसीजर वेयर सर्विस कैनॉट बी अफेक्टेड एज प्रोवाइडेड एज बिफोर प्रोवाइडेड. मान लीजिए ऊपर जितने भी तरीके दिए हैं उन सब तरीके से आप सर्विस समन सर्व नहीं कर पा रहे, राइट ना. आप पर्सनली दे पा रहे हैं, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अदर ऑफिसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और अगर आप उसके घर पे सर्व करना चाहते हैं तो उसके फैमिली मेंबर्स भी नहीं मिलते, ओनली सर्वेंट इज देयर. देन व्हाट विल यू डू? द सर्विंग ऑफिसर, जो सर्विंग ऑफिसर होगा यानी पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, shall affix यानी चस्पा करेगा, shall affix one of the duplicates of summons to some conspicuous part of the house or homestead. conspicuous part यानी कि बहुत सामने वाली जगह, तो आप वहां पे समन्स फिक्स करके आ जाएंगे. in which the person summoned ordinarily resides, तो उसके ordinary residence के बाहर वाली दीवार पर आप समन चस्पा कर देंगे. you will affix the summon. And thereupon the court, after making such inquiries as things fit, may either declare that the summons has been duly served or order fresh service in such manner as it considers proper. तो दो तरीके से समन मतलब कोर्ट फिर दो चीजें डिक्लेयर कर सकता है. सपोज द सर्विंग ऑफिसर इन्फॉर्म द कोर्ट कि सर आई कैन नॉट पर्सनली फाइंड हिम, आई कैन नॉट फाइंड द फैमिली मेंबर्स. इन दैट सिनेरियो, सर बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड देम, आई हैव प्लेस्ड द समन इन द front wall of the house. Court can either declare that summon has been served, or court can declare issue fresh summons and again do this process again, right? तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है. अब देखिए, this provision is similar to substituted service. substituted service जो कि provided है ऑर्डर 5, रूल 17 और रूल 20. ठीक है, बस आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मेंटल नोट बना दीजिए कि दिस इज वेरी सिमिलर टू सब्स्टिट्यूटेड सर्विस. सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो प्रोवाइडेड है ऑर्डर 5 जो कि समन्स टू द डिपेंडेंट की बात करता है, रूल 17 और रूल 20. अब आ जाते हैं सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट. गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई है, इफ ही इज अ पब्लिक ऑफिसर, देन हाउ विल द समन्स बी सर्व? द समन्स विल बी सर्व सर सिविल मामलों में तामीली के लिए एडवोकेट के द्वारा तलवाना बनवाया जाता है, इसके बाद कोर्ट समन जारी करता है. मुझे आइडिया नहीं है सब ये. आई एम अनेबल टू ज्वाइन क्लासेस. अरुण मिश्रा जी, अरुण मिश्रा जी, आर यू हियर विद अस? एक सेकेंड का ब्रेक है ना, लेट मी जस्ट टॉक. वॉइस में वॉइस नहीं आ रहा. अब आएगा. देखिए, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए उसको समन सर्व करना है, देन हाउ विल यू डू? यू विल सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड. जो एचओडी होंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, आप उन्हें समन सर्व कर देंगे एंड इट विल बी डीम्ड ए समन हैज बीन सर्व टू दैट पर्सन. ठीक है, फिर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे वो रिसिप्ट लेंगे अपने एम्प्लॉय से यानी अक्यूज से जिसको समन सर्व होने थे, और ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, अब देखिए, देयर अपॉन
in duplicate to the head office in which such person is employed, and such head shall thereupon cause summons to the serve. अब उसकी जिम्मेदारी है summons serve करने की, in the manner provided by section 64, and shall return it to the court under his signature with endorsement required by that section. Endorsement आपको लेना पड़ेगा, head को किसका लेना पड़ेगा endorsement? जो accused होगा या फिर जिसको बुलाया जा रहा है कोर्ट. अब सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड जुरिसडिक्शन, आउटसाइड लोकल लिमिट्स का मतलब कोर्ट की लोकल लिमिट के बाहर समन सकता है. कैसे होगा? When the court desires that a summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate. तो मजिस्ट्रेट जो होंगे दूसरी डिस्ट्रिक्ट के होंगे या फिर दूसरे जुरिसडिक्शन के जो भी मजिस्ट्रेट होंगे, आप उन्हें समन्स भेज देंगे. ठीक है. और फिर उसके बाद वो मजिस्ट्रेट फिर वो समन सर्व कर पाएंगे. प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दीजिए आप. 71 सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेसेस. अभी देखिए यहाँ पे अभी 63 से अपन पढ़ रहे हैं. 63 से लेके अभी तक आपने जितने भी प्रोविजंस पढ़े, दोज आर विद रिस्पेक्ट टू द अक्यूज्ड, है ना. अगर आप सेक्शन 27 ऑफ द सीपीसी पढ़ेंगे तो समन्स टू द डिफेंडेंट की बात कर रहा है. वैसे ही अगर आप सीआरपीसी या बीएनएसएस पढ़ेंगे तो अप अंटिल नाउ वी आर ओनली डीलिंग विद समन्स टू द अक्यूज्ड. यहां पे अपन बात कर रहे हैं समन्स टू द विटनेसेस. विटनेसेस मतलब विटनेस मतलब ही इज अ पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस. उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, उसको अगर समन सर्व करना है कैसे करेंगे? Notwithstanding anything contained in the preceding sections of this chapter, the court issuing a summons to a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such summons, यानी जैसे नॉर्मली आप अक्यूज को समन सर्व करते हैं वैसे ही आप विटनेसेस को भी समन सर्व कर सकते हैं. और एडिशनली और साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द समन्स टू बी सर्व्ड बाय electronic communication or by registered post address to the witness at a place where he ordinarily resides, carries on work or personally work for me. 3 ऑप्शन हो गया आपके पास. आप या तो फिर जहां पे उसका ऑर्डिनरी रेसिडेंस है वहां सर्विस कर सकते हैं, या फिर जहां वो बिजनेस कैरी करता है वहां, या फिर जहां पे वो पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है वहां. सॉरी, अब देखिए अगर मान लीजिए जो विटनेस है वो रिफ्यूज कर देता है कि आई एम नॉट गोइंग टू साइन द समन्स, तो उस कंडीशन में क्या होगा? व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by the personal employee that the witness has refused to take the delivery of the summons, उसने समन्स लेने से मना कर दिया, has been received or on proof of delivery of the summons under section 70 of subclause 3 by electronic communication to the satisfaction of the court, यानी इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट हो गया समन, व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आ गए. The court issuing a summons may deem that summons has been duly served. May deem मतलब लीगल फिक्शन में ऐसा मान लिया जाएगा. किसी का माइक ऑन है, प्लीज whoever it is kindly turn off your mic. May deem that the summons has been duly served, है ना. तो ऐसा मान लिया जाएगा कि सर्विस ऑफ समन इज कंप्लीट अगर वो रिफ्यूज कर देता है डिलीवरी लेने. अब आ जाते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी कि अब ये दूसरा फॉर्म हो गया प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस. पहला हो गया समन्स, अब आ गया अपन वारंट. वारंट किसे इशू होते हैं? या फिर पुलिस ऑफिसर को या फिर किसी थर्ड पर्सन. अगर आपको पर्टिकुलर अक्यूज दिखे कहीं भी तो आप उसे अरेस्ट कर लीजिए और मेरे पास ले आए. अथॉरिटी इज गिवन टू सम थर्ड पर्सन टू arrest that person and make him appear before. ये जो authority letter है that is what we call as warrant. ठीक है. A form of warrant of arrest and duration. Every warrant of arrest issued by the court under this संहिता shall be in writing. अब देखिए duplicate word हटा दिया. समन्स जब भी सर्व करेंगे अपन डुप्लीकेट में करेंगे. वारंट हमेशा ओरिजिनल हो. जो अथॉरिटी लेटर यहाँ पे मजिस्ट्रेट सिग्नेचर करेगा दैट सेम अथॉरिटी लेटर हैज टू बी प्रोड्यूस्ड व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट. ऐसा नहीं आप फोटोकॉपी लेके अरेस्ट करने पहुंच गए, ये नहीं चलेगा.
Every warrant of arrest issued by the court under this Sanhita shall be in writing. Number 1, signed by the presiding officer of such court. Number 2, and shall bear the seal of the court. 3 चीजें, writing, signed by presiding officer, seal of the court. Every such warrant shall remain in force until it is cancelled or until it is executed. हर वो वारंट जो कि रिमेन इन फोर्स होता है, कब तक रिमेन इन फोर्स होता है? until it is cancelled by court or until it is executed. ये क्वेश्चन आया हुआ है. Till what duration the summon will remain in, if the warrant will remain in force, तो 2 कंडीशन में, या फिर कोर्ट खुद उसे कैंसिल कर दे या फिर उसका एक्सिक्यूशन हो जाए, निष्पादन हो जाए. इट मींस दैट द पर्सन अगेंस्ट whom the warrant has been issued has been arrested. जैसे ही अरेस्ट होगा, इट वुड मीन दैट द वारंट हैज बीन एक्सिक्यूटेड. अब आ जाते हैं पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन. सर एक सेकंड सर, एक डाउट है. मैं सर ये पूछ रहा था कि ऐसे कुछ मिनिमम नंबर, मतलब ऐसा कुछ होता है कि मतलब इतने समन्स इश्यू करने के बाद अगर प्रेजेंट नहीं हुआ अक्यूज तो फिर वारंट निकलता है? मतलब इज देयर अ मिनिमम नंबर ऑफ समन्स रिक्वायर्ड? ये अभी अपन नीचे पढ़ेंगे. ओके. वारंट इन ल्यू ऑफ समन्स एंड समन्स इन ल्यू ऑफ वारंट कब होता है. और दूसरी बात है, इसका एक और तोड़ है, प्रोक्लेमेशन इशू कर देना, यानी भगोड़ा घोषित कर देना और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी का सीजर कर देना. राइट. ये जो सीपीसी में है, इसमें सीपीसी में उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, पर अगर आप सीआरपीसी की बात करें, क्रिमिनल लॉ की बात करें, यहाँ पे स्ट्रिंजेंट है. अगर समन इश्यूज हो रहे हैं और आप नहीं आ रहे हैं, देन अल्टीमेटली फिर वारंट इशू हो जाएगा. पहले बेलेबल होगा, फिर नॉन बेलेबल होगा, या डायरेक्टली नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा. आप फिर भी नहीं आ रहे हैं तो आपके खिलाफ फिर प्रोक्लेमेशन इशू हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा. दिस इज हाउ इट जनरली गोस. राइट. Power to direct security to be taken. A court issuing a warrant for arrest of any person may in its discretion direct by endorsement on the warrant. Warrant में magistrate sir लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं वो? That if such person executes a bail bond with sufficient sureties for his attendance before the court at the specified time and thereafter, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from the custody. अब देखिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है रिलीज. इस पर्टिकुलर सेक्शन का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ. इसको अपन बोलते हैं सेक्शन 73 को बेलेबल वारंट. सेक्शन 73 के बगल में, या तो फिर आप अपनी कॉपी में नोट बना लीजिए, इसको अपन कहते हैं बेलेबल वारंट. अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो था नॉन बेलेबल वारंट. नॉन बेलेबल वारंट की जगह बेलेबल वारंट भी दे सकते हैं, यानी कि अगर मैं बेल फर्निश कर देता हूं तो आफ्टर अरेस्ट मुझे रिलीज कर दिया जाएगा. देखिए, अरेस्ट और कस्टडी में अंतर है. अरेस्ट होने से आपका कोई नहीं रोक सकता, अरेस्ट तो किया ही जाएगा, पर अरेस्ट करने के बाद अगर वो वारंट नॉन बेलेबल बेलेबल नेचर का है, यानी उसकी बेल दी जा सकती है, तो अरेस्ट करने के बाद तुरंत की तुरंत मुझे रिलीज करना पड़ेगा कस्टडी से. ठीक है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर समझ में आ गया हो तो ठीक, वरना आगे बढ़ते हैं. तो ये जो सिक्योरिटी है ना, ये बेलेबल वारंट का फॉर्मेट है कि अगर आप सिक्योरिटी लेके या श्योरिटी लेके किसी को बेल पे छोड़ सकते हैं आफ्टर अरेस्ट, तो उसको अपन कहते हैं बेलेबल वारंट. तो सेक्शन 73 इज टॉकिंग अबाउट बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट. ठीक है. आगे आ जाइए 74, वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड. अब वारंट किसे डायरेक्ट कर सकते हैं? आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि वारंट किसको डायरेक्ट करते हैं अपन? जनरली पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर ही के पास पावर होती है अरेस्ट करने की. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्राइवेट सिटीजन को भी आप वारंट इशू कर सकते हैं. प्राइवेट सिटीजन से भी यहाँ पे कौन हुआ कि जिसको खतरा है कि वो मेरी जमीन पे आ सकता है, वो मेरे घर पे आ सकता है, तो उसको भी आपने अथॉरिटी दे दी कि इफ ही कम्स नियर यू और इफ ही कम्स इनसाइड योर प्रॉपर्टी यू कैन मेक एन अरेस्ट. अब वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरी बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स. एक से अधिक पुलिस ऑफिसर्स को वारंट इशू कर दिया जाएगा. But the court issuing such a warrant may, if immediate execution is necessary, तुरंत की तुरंत उसका अरेस्ट होना जरूरी है. And no police officer is immediately available. आसपास कोई पुलिस ऑफिसर दिख नहीं रहा है. Directed to any other persons or persons and such persons or persons shall execute the same. पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को ये दिख रहा है कि इस पर्सन का तुरंत की तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है. He is in front of my eyes, so I can direct या फिर वारंट देगी किसी को भी अथॉरिटी दे दी, अरेस्ट दिस पर्सन.
and he will have to arrest that person. वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन. अब यहाँ पे प्राइवेट पर्सन की बात कर रहे हैं, अभी तक पुलिस वाले की बात कर रहे थे, प्राइवेट पर्सन की बात कर रहे हैं. द सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जीएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन. अपने लोकल जुरिसडिक्शन में किसी के भी अरेस्ट के लिए वारंट इशू किया जा सकता है. फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी, किस किस के लिए? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, escaped convict or any person who is accused of non-bailable offense and is evading arrest. अब यहाँ पे आम जन को, लोकल लोगों को पावर दे दी टू अरेस्ट दैट पर्सन. ठीक है, यू कैन अरेस्ट दैट पर्सन किन केसेस में? अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, एस्केप्ड कन्विक्ट है, या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस उसने किया है और वो भाग रहा है अरेस्ट. तो आम लोगों को मैंने वो दे दिया कि यू कैन अरेस्ट दिस पर्सन. Such person shall acknowledge in writing the receipt of the warrant. एक सेकेंड रुकना है ना, एक मिनट. चलिए, सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट. अब जिस पर्सन को वो इशू किया गया है वारंट, ही विल एक्नॉलेज इन राइटिंग दैट आई हैव रिसीव्ड द वारंट and shall execute if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge. अगर वो उसकी प्रॉपर्टी पे घुसता है तो उसे वो अरेस्ट कर सकता है. उसके बाद वारंट डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर. अभी टू एनी पर्सन अपन पढ़ रहे थे, अब अपन पुलिस ऑफिसर पढ़ रहे हैं. A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer. मैंने वारंट दिया सप्रिय जी को. सपोज सप्रिय जी इज एसआई, सब इंस्पेक्टर है, तो वो ये अथॉरिटी किसी और पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं कि मैं तो अरेस्ट करने नहीं जा पा रहा, आप अरेस्ट कर लेना. रिटर्न अथॉरिटी देनी पड़ती है इसके लिए. अब आ जाते हैं वारंट डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर, तो ये ठीक है. अब आ जाते हैं 77 पे. 77 और 78, जैसे अपन ने 57 और 58 पढ़े थे, सिमिलरली 77 और 78 भी उतने ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 57 और 58 में अपन ने क्या पढ़ा था? राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन. आर्टिकल 22 से रिलेटेड वो बात कर रहे थे कि आपको 24 आवर्स की डिले के 24 आवर्स खत्म होने के पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़े. राइट. 77 में बात क्या कर रहे हैं? नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट. ये हो गया नेचुरल जस्टिस का हिस्सा. अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, देन यू हैव टू गिव हिम द अथॉरिटी लेटर, या फिर आपको कम से कम वारंट शो करना पड़ेगा. व्हाई आई एम अरेस्टिंग यू, जज साहब आपको क्यों अरेस्ट करने का बोल रहे हैं. तो वो जो अथॉरिटी लेटर है ना, वारंट है, वारंट उसको दिखाना पड़ेगा. The police officer or the person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person arrested. उस वारंट में क्या लिखा है, मोटा मोटी बात आप सामने वाले पर्सन जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसे बता दें. एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट. अगर वो सामने वाला वारंट की कॉपी मांगता है तो आप उसे वारंट भी दिखा दें. पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले. अब देखिए वापस से वही प्रोविजन जो सेक्शन 58 में पढ़ा था. द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एक्सिक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट. Executing a warrant of arrest का मतलब he has arrested that person. Shall without unnecessarily delay bring the person arrested before court, before which he is required by law to produce such person. जिस कोर्ट ने वो वारंट इशू किया है उस कोर्ट के सामने आप उसे पेश कर. Provided that such delay shall not in any case exceed 24 hours. किसी भी कंडीशन में 24 घंटे अरेस्ट के बाद नहीं निकलने. अब वारंट कहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है? वारंट में बी एक्सिक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया. कहीं भी एक्सिक्यूट हो सकता है. फिर इसका सिर्फ मार्जिनल नोट पढ़ लीजिए. वारंट फॉरवर्डेड फॉर एक्सिक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन. ठीक है, तो इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है. आउटसाइड जुरिसडिक्शन कैसे हो रहा है. वारंट डायरेक्टेड टू, ये भी आउटसाइड जुरिसडिक्शन है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशू. अब देखिए आपने किसी एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद प्रोसीजर क्या है अगर आपने वारंट पे अरेस्ट किया. व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एक्सिक्यूटेड
अच्छा, ये आउटसाइड जुरिडिक्शन है, तो ये भी छोड़ दीजिए, ये भी काम करनी है। प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर whom such arrested person is brought, ये भी आउटसाइड जुरिडिक्शन से रिलेटेड प्रोविजन है, तो ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए आप सी पे। सी बात करता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। ए क्या बात कर रहा था? समन्स की। बी बात कर रहा था वारंट की। सी बात कर रहा है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। ये सब क्या है? प्रोसेस है टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded, मैंने वारंट इशू किया किसी के खिलाफ और वो क्या हो गया? भाग गया। और is concealing himself, या छुप गया, so that such warrant cannot be executed। क्यों भागा या छुपा? ताकि वो अरेस्ट ना हो सके। सच कोर्ट, अब कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? मे पब्लिश आर रिटर्न प्रोक्लेमेशन, एक पब्लिश कराएगा रिटर्न प्रोक्लेमेशन requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। 30 दिन का समय दिया जा रहा है आपको। आज से मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूं, within 30 days you need to appear before the court। on what ground I am issuing this proclamation? Because you are absconding or you are concealing yourself, and against you the warrant has been issued। अब प्रोक्लेमेशन कैसे किया जाएगा? इट शैल बी पब्लिकली रेड, सामाजिक तौर पे उसे पढ़ा जाएगा इन सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज। मान लीजिए किसी ठीक है, conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides। It shall be fixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides or some conspicuous place of such town or village। सीधी सीधी बात है, या फिर उसे पब्लिकली रेड कर दो या फिर उसे पब्लिकली आप फिक्स कर दो, चिपका दो, चस्पा कर दो। एक कॉपी आपको चिपकानी पड़ेगी, अफिक्स करनी पड़ेगी टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। यानी जो कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा है वो कोर्ट अपनी दीवार में भी ये प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी फिक्स कर देगा। कोर्ट चाहे में तो उस प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कर देगा डेली न्यूज़पेपर में भी, सर्कुलेटिंग इन द लोकेलिटी। अब देखिए सब क्लॉज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सब क्लॉज 4 बात करता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की। कौन सा व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करा जा सकता है? अब देखिए यहाँ तो नॉर्मल प्रोक्लेमेशन की बात हो रही है। प्रोक्लेमेशन 30 दिन का प्रोक्लेमेशन आपने छपवा दिया, अगर वो प्रोक्लेमेशन में नहीं आता है तो उसके लिए बीएनएस में कोई ना कोई सजा का प्रावधान है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर पनिशमेंट इफ यू वायलेट 84 सब क्लॉज 1। 84 सब क्लॉज 4 इज टॉकिंग अबाउट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। कौन होंगे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो देख लेते हैं, ये सेपरेट कैटेगरी। There are proclamation published under subsection 1। प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ है सबसेक्शन 1 में, पर किन ऑफेंसेस से रिलेटेड है? इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years और मोर, कम से कम 10 साल की सजा या उससे ज्यादा के लिए प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ LI के लिए, और विद डेथ under भारतीय न्याय संहिता 2023 or under any other law for the time being in force, and such person fails to appear at a specified time and place। वो पर्सन क्या हो गया? फेल हो गया अपीयर होने। ठीक है, 10 साल या उससे ज्यादा की सजा थी, प्रोक्लेमेशन इशू हो गया था 84 सब क्लॉज 1 में, और 30 दिन के भीतर आप फिर भी नहीं आए तो कोर्ट अब प्रोक्लेमेशन के अलावा क्या डिक्लेयर कर सकती है आपको? कोर्ट कैन डिक्लेयर यू अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। आप एक ऐसे अपराधी हैं जो कि प्रोक्लेम्ड है, राइट, एंड मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट। द मोमेंट यू आर डिक्लेयर्ड एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ऑटोमेटिकली यू आर पनिशेबल अंडर BNS। 7 साल की सजा आपको ऑटोमेटिकली होगी अगर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बने, राइट। अब आपके लिए 85 इंपॉर्टेंट नहीं है। 85 के बाद 86 भी जरूरी नहीं है, 87 भी जरूरी नहीं है, 88 भी जरूरी नहीं है, 89 भी जरूरी नहीं है, अपील भी जरूरी है। डायरेक्टली डी पे आइए। अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस। कौन कौन से रूल्स हैं?
देखिए जिसने भी ये डाउट पूछा था ना कि बार बार समन सर्व हो रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं, या वारंट सर्व हो रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या होता है? 90 पढ़िए। इशू ऑफ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन, समन की जगह या समन के साथ साथ वारंट इशू। A court may, in case in which it is empowered by this Samhita to issue a summons for appearance of a person. इस कोड में जहां जहां कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो समन्स इशू कर सके, समन्स कब इशू करता है? समन्स वाले ऑफेंसेस कौन से होते हैं? 2 साल या उनसे कम की सजा जिसकी, राइट? उन केसेस में कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू समन्स। अब सपोज कोर्ट इज इशूइंग समन्स, बट एट द टाइम ऑफ इशूइंग समन्स इट हैज सर्टेन डाउट, तो वो समन्स की जगह डायरेक्टली वारंट इशू कर देगा, या दोनों साथ साथ में इशू कर देगा। इफ आइदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन्स और आफ्टर द इशू ऑफ द सेम, समन्स इशू करने के पहले या बाद में कभी भी, द कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन्स। अगर कोर्ट को पहले से लगता है, चाहे समन्स इशू करने के पहले या बाद में, कि वो पर्सन समन्स को ओबे नहीं करेगा, वो आएगा नहीं। If at such time he fails to appear and the summons is proved to have been duly served in time, अगर उस समय तक he fails to appear, है ना, and the summons is proved to have been duly served, summons क्या होगा? duly served होगा in time, to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuses offered for such failure, कोई excuse नहीं दी उस failure के लिए, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होगा? डायरेक्टली वारंट इशू किया जाता है, ठीक है? पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब बेल ले ली या बेल बॉन्ड ले लिया, मैंने बताया था बॉन्ड हो गया पर्सनल बॉन्ड, यानी विदाउट श्योरिटी, उसमें आप पर्सनल बॉन्ड दे रहे हैं, आप खुद प्रॉमिस कर रहे हैं कि आई विल अपीयर। बेल बॉन्ड का मतलब है आप भी प्रॉमिस कर रहे हैं, आपके साथ में आपका एक गारंटर भी खड़ा है, सोसाइटी से आप एक आदमी भी लेके आए, यू हैव ब्रॉट समवन फ्रॉम द सोसाइटी हु इज प्रॉमिसिंग to the court that I will make sure this person comes, ठीक है? When any person is bound by any bond या फिर bail bond taken under this Samhita to appear before court, when any person for whose appearance or arrest the officer presiding in the court यानी judge is empowered to issue summons or warrant, जज के पास पावर है कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए वो समन भी इशू कर सकता है, वारंट भी इशू करता है, इज प्रेजेंट इन सच कोर्ट, तो वो क्या है? ऑलरेडी कोर्ट में प्रेजेंट है। सच ऑफिसर मे रिक्वायर सच पर्सन टू एक्सिक्यूट बॉन्ड या फिर बेल, तो उनसे क्या बोल देंगे कि बिकॉज यू आर ऑलरेडी हियर प्रेजेंट इन द कोर्ट, तो कोर्ट थोड़ा लीनियंट होता है, कोर्ट बोल देगा आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, आप बस अपनी ये जो अभी आप आए हैं उसे अश्योर करने के लिए आगे भी बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड दे। अगर बॉन्ड या बेल बॉन्ड देने के बाद ही डज नॉट अपीयर, देन व्हाट विल हैपन? देन द ऑफिसर प्रिसाइडिंग इन सच कोर्ट में इशू अ वारंट, फिर वो वारंट इशू कर देंगे डायरेक्टिंग सच पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर इट, तो उसे अरेस्ट करिए और लेके आइए। अब आ जाते हैं प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अभी अपन ने प्रोडक्शन ऑफ पर्सन किया है, यानी प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस किया है, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं in chapter number 6. In chapter number 7 we are talking about production of things. कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई मटेरियल एविडेंस हो गया, यानी कोई नाइफ हो गया या ड्रग्स हो गए और स्टोलन प्रॉपर्टी हो गई, राइट? हाउ टू कंपेल दैट पर्सन टू प्रोड्यूस दीज थिंग्स, तो इससे रिलेटेड प्रोविजन आपके यहाँ पे 97 क्या बोलता है? समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ऑफ थिंग और समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर। अब यहाँ पे समन किस लिए इशू हो रहे हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट या एनी अदर मटेरियल। Whenever the court or officer in charge of the police station considers that production of any document, electronic communication, including communication devices, which is likely to contain digital evidence. अच्छा 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, कितने हो रहे हैं? अभी हो रहे हैं 10:36, so there's a short break for 5 minutes. मैं यही बैठा हूं, आई एम गिविंग माई सेल्फ रेस्ट फॉर 5 मिनट्स। आप 10:41 पे अपन रिज्यूम कर देंगे,
right? चलिए वापस से स्टार्ट करें। चलिए, पावर टू टेक बेल बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस अरेस्ट, नहीं नहीं, हाँ पता है, हाँ 94 पे। Whenever any court or any officer in charge of the police station considers that production of any document, electronic communication, including communication devices, which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or desirable for the purpose of investigation, inquiry or trial. कोर्ट या फिर ऑफिसर, यानी कि ये कोई स्टेजेस में डिवाइडेड नहीं है। समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग कोई भी कर सकता है, पुलिस ऑफिसर भी, कोर्ट। Whenever in court or any officer in charge of the police station, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से, इंक्वायरी के पर्पज से या ट्रायल के पर्पज से, तो क्या कर सकता है? अगर उसे कोई प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर कोई डिजिटल एविडेंस चाहिए तो क्या कर सकता है? मे इशू अ समन्स
or such officer may by written order either in physical form or in electronic form require the person in whose possession of power such document or thing is believed to be to attend and produce it. तो वो खुद आए और प्रोड्यूस करे और टू प्रोड्यूस इट एट द टाइम एंड प्लेस स्टेटेड इन द समन्स और ऑर्डर. अगर उस पर्सन को मियरली बोला गया है टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, है ना, आपके समन्स में लिखा है काइंडली प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट, तो उसे पर्सनली आने की कोर्ट में जरूरत नहीं है. ही कैन सिंपली मेक प्रोविजन कि ये चीज कोर्ट तक पहुंच जाए या ऑफिसर तक पहुंच जाए. राइट, दिस इज सेक्शन 94. अब 95 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. प्रोसीजर एज टू लेटर्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है. राइट, ये टेलीग्राफ अथॉरिटी से रिलेटेड है, ये आपको नहीं पढ़ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 96. सर्च वारंट जैसे कहते हैं वो 96 का हिस्सा है. ठीक है, अभी तक अपन ने समन्स पढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और थिंग. अब अपन वारंट पढ़ रहे हैं. देखिए, कोई डॉक्यूमेंट है किसी के पास, है ना, आई कैन आइदर डायरेक्टली आस्क हिम कि आप वो चीज मेरे पास ले आइए, तो दिस कैन बी डन थ्रू समन्स. पर अगर मान लीजिए मुझे उस आदमी पे भरोसा नहीं है और आई डू नॉट नो वेयर दैट डॉक्यूमेंट इज, या मुझे जनरली पता है कि दिस डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड इन दैट बिल्डिंग और वो पर्टिकुलर पर्सन उसे प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं है, देन आई विल ऑथराइज सम थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन होगा? पुलिस ऑफिसर या फिर कोई प्राइवेट पर्सन, जैसा वारंट में पढ़ा था कि आप जाइए और आप ढूंढिए उस चीज उस जगह पे. सो आई एम ऑथराइजिंग नॉट टू अरेस्ट बट टू सर्च. तो वारंट यानी कि अथॉरिटी लेटर किस चीज का मिल रहा है? अरेस्ट करने का नहीं मिल रहा है, सर्च करने का अथॉरिटी लेटर. इसलिए से क्या बोला गया? सर्च वारंट. वहां अरेस्ट करने की अथॉरिटी मिल रही थी क्योंकि पर्सन की बात चल रही थी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अरेस्ट वारंट. इसको अपन ने कहा सर्च वारंट. सर्च वारंट कहां पर दिया गया है? सर्च वारंट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 96 ऑफ BNSS. याद रखना है, इसे डायरेक्टली सवाल आएगा. Where any court has reason to believe that a person to whom summons order under section 94 or accusation under 95 has been or might be addressed will not or would not produce the document. जिस पर्सन को समन भेजा गया है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, समन्स को ओबे नहीं करेगा. और such document or thing is not known to the court to be in possession of any person. कोर्ट को नहीं पता कि वो पर्टिकुलर चीज कहां पर है. और court considers that the purpose of inquiry, trial या other proceeding under this संहिता will be served by general search or inspection. ये जरूरी है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए कि जनरल सर्च या इंस्पेक्शन की जाए. इट में इशू अ सर्च वारंट. क्या कर देगा कोर्ट? सर्च वारंट इशू कर. एंड द पर्सन टू whom such warrant is directed may search or inspected in accordance with the provision herein contained. तो वो क्या करेंगे? उन्हें सर्च कर देंगे उस पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है. बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. सर्च और प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉल्स डॉक्यूमेंट. ये अनदर कैटेगरी ऑफ सर्च वारंट है. जनरल कैटेगरी ऑफ सर्च वारंट कहां दी है? 96. स्पेशल कैटेगरी कहां दी है? 97. यहाँ पे जो सर्च वारंट हो रहा है वो किस चीज के लिए हो रहा है? स्टोलन प्रॉपर्टी की तलाश में या फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी फॉर्जरी करी गई है, ऐसे डॉक्यूमेंट की सर्च के लिए. तो ये कौन कौन करेगा? DM, SDM या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दोनों इशू कर सकते. कैसे इशू करेंगे? अपॉन इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी एज इट थिंग्स फिट, इफ ही हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी. कोई एक चोर बाजार है, राइट, और एनी प्लेस इज देयर वेयर स्टोलन प्रॉपर्टी इज केप्ट. कोई चोर है, उसके एक गोदाम है, there is godown of any particular proclaimed thief, वहां पे ऐसा हो सकता है कि we will receive stolen property. तो द मजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है. और फॉर द डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल. ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल कौन से हो सकते हैं? पोर्नोग्राफी हो गया, या फिर स्टेट के खिलाफ अगर कोई सेडिशियस मटेरियल है वो हो गया, है ना, उकसाने वाले भड़काऊ चीजें हो गई, ऐसे कोई पैम्पलेट, बुक, न्यूज़पेपर, ऐसा कुछ स्टोर करके रखा उसने. तो ही में बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ अ कांस्टेबल. कांस्टेबल से ऊपर के रैंक को आप
अधिकार दे देंगे टू एंटर विद सच असिस्टेंस एज मे रिक्वायर सच प्लेस, या फिर एंटर कर दीजिए, सर्च करिए, पोजेशन में लीजिए, कन्वे करिए सच प्रॉपर्टी। कन्वे करना मतलब ट्रांसफर करना, ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी आर्टिकल बिफोर अ मजिस्ट्रेट और टू गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट और टू टेक इनटू कस्टडी एंड कैरी बिफोर अ मजिस्ट्रेट, अपनी कस्टडी में लीजिए और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दीजिए। ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स का क्या क्या मतलब है? काउंटरफीट कॉइन, है ना, जालसाजी वाले सिक्के। कॉइनेज एक्ट, कॉइनेज एक्ट मतलब क्या है? सिक्कों से रिलेटेड एक्ट है, तो उसके कॉन्ट्रवेंशन में आपके पास कोई मेटल्स है, मतलब आप नकली सिक्के बना रहे हैं। काउंटरफीट करेंसी नोट, फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील्स, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स यानी पोर्नोग्राफिक कंटेंट है आपके पास, इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल मेंशन अंडर A2F, A2F से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन्हें बनाने की सामग्री आपके पास, राइट। तो ये ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल हो गया। किसके इसके पास अथॉरिटी है? डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। किसको ऑथोराइज करेगा? अ पर्सन अबव द रैंक ऑफ अ कांस्टेबल। क्या क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, पोजेशन में ले सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कस्टडी में लेके मजिस्ट्रेट के पास पेश कर सकते हैं। क्या क्या चीजें? या तो फिर स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल। ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल में क्या क्या आएगा? काउंटरफीट कॉइन आ जाएंगे, कॉइनेज एक्ट के कॉन्ट्रवेंशन में अगर कोई चीज है वो आ जाएगी, काउंटरफीट करेंसी नोट आ जाएगी, फॉल्स डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, फॉल्स सील्स आ जाएगी, ऑब्सीन आर्टिकल्स आ जाएंगे, राइट। अब ये छोड़ दीजिए, 99 भी छोड़ दीजिए, 98 और 99 आपसे रिलेटेड नहीं है, आप उसे नहीं पढ़ेंगे। 100 पढ़िए, 100 के बगल में फटाफट से लिख लीजिए हेबियस कॉर्पस। अपन ने आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में हेबियस कॉर्पस पिटीशन पढ़ी थी, हेबियस कॉर्पस की रिट पढ़ी थी। हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? टू प्रोड्यूस द बॉडी। अगर किसी पर्सन का इलीगल डिटेंशन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो एपेक्स कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो रिट इशू करेंगे कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन मत करो, उसका डिटेंशन इलीगल है, काइंडली प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर द। ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या फिर सुपीरियर कोर्ट की बात। अब ये अपन बात कर रहे हैं निचली अदालत या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये भी अगर इलीगली डिटेन्ड कोई पर्सन है उसको अपने सामने पेश करवा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो इशू हेबियस कॉर्पस रिट। अब वो क्या है? इफ डीएम, एसडीएम या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज रीजन टू बिलीव that any person is confined under such circumstances that confinement amounts to an offense। confinement क्या हो गया? एक offense बन गया। he may issue a search warrant, तो क्या कर देंगे? search warrant issue कर देंगे। and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined। जिसको भी सर्च वारंट इशू हुआ है तो वो सर्च कर सकता है उस पर्सन को जो कि कन्फाइंड है, इलीगली डिटेन्ड है। एंड सच सर्च शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस देयरविथ एंड द पर्सन इफ फाउंड, अगर वो पर्सन रिकवर हो गया जिसके लिए अपन ने हेबियस कॉर्पस पिटीशन इन लोग ने इशू करी थी, तो उसको इमीडिएटली उस मजिस्ट्रेट जिसने ये हेबियस कॉर्पस इशू की है उसके सामने आप पेश कर, ठीक है। तो 100 याद करना, वेयर इज हेबियस corpus petition provided under BNSS, तो habeas corpus is provided under section 100। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके AIB के एग्जाम। ये आपके काम का नहीं है। पावर, अब देखिए वैसे सिमिलर प्रोविजन हो गया सेक्शन नंबर 101, पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल। किसी फीमेल था, कोई महिला थी, उसको आपने एब्डक्ट कर लिया, किडनैप कर लिया। अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ, क्या पहली रिक्वायरमेंट होगा कंप्लेंट ओथ पे होना चाहिए। एब्डक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ वुमन और फीमेल चाइल्ड फॉर अनलॉफुल पर्पस। अनलॉफुल पर्पस का मतलब उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होगा। डीएम, एसडीएम या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मे मेक एन ऑर्डर फॉर इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ सच वुमेन टू हर लिबर्टी। तुरंत के तुरंत बोलेंगे कि उस वुमेन को आजाद किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपकी सर्च से रिलेटेड जनरल प्रोविजन है। ये 103 भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 105 मिसलेनियस, ये भी जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब देखिए ये न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन,
ये स्टोलन प्रॉपर्टी हो गई, अटैचमेंट फॉर फीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च एंड इंफॉर्मेशन, इंपाउंडिंग डॉक्यूमेंट और 10 हो गया। ठीक है, इस पे आइए। रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स the process of conducting search of a place or taking possession of any property, article, thing under this chapter under section 185. 185 में सर्च दिया है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, जब आपका इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो यानी पुलिस ऑफिसर्स द्वारा। ये यहाँ पे नॉर्मल सर्च की बात भी कर रहे हैं और 185 की भी बात कर रहे हैं। shall be recorded through audio video electronic means preferably mobile phone, and the police officer shall without delay forward such recording to the DM, SDM और JMFC। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, जनरली अभी तक सर्च में ये प्रोविजन नहीं था कि आपको उसे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। जनरली सर्च क्या होती थी, पंच विटनेसेस के सामने होती थी, एंड दोस पंच विटनेसेस विल कम बिफोर द कोर्ट एंड टेस्टिफाई कि हाँ मेरे सामने सर्च हुई थी, मेरे सामने ये सब चीजें रिकवर की गई। नाउ दे हैव एडेड वन मोर क्लॉज। अब ये क्या कह रहे हैं कि पुलिस वाले जब भी कोई सीजर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करें, फोन से करें, और वो रिकॉर्डिंग डीएम, एसडीएम या जेएमएफसी को सबमिट कर दें। एक तरीके का चेक्स एंड बैलेंस यहाँ पे बना। फिर उसके बाद 106 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 107 भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 108 पे आई। मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। मजिस्ट्रेट कब अपने सामने सर्च कंडक्ट करवा सकते हैं। एनी मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट अ सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर द सर्च ऑफ विच ही इज कॉम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट। मजिस्ट्रेट चाहे तो क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि सर्च करिए, मेरे सामने करिए। कौन सा प्रोविजन है, सेक्शन 108। तो इसका क्या इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल नोट, यानी लिख देंगे कि मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस किस सेक्शन में दिया है, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 108। अगेन दूसरी चीज, पावर टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस। इंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब्त करना, राइट। इंपाउंडिंग मीन्स टू इंपाउंड समथिंग, टू जब्त समथिंग, अपने पास रख लेना। तो ये भी मार्जिनल नोट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में यही पूछा जाएगा। पावर टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड किस सेक्शन में दिया गया है, पावर टू इंपाउंड दिया गया है सेक्शन 109। एनी कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट इंपाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस्ड बिफोर इट अंडर दिस सेक्शन। कोई भी कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को इंपाउंड कर सकता है। कब कर सकता है, जब वो इनअप्रोप्रिएट, वो डॉक्यूमेंट इनअप्रोप्रिएट हो, इररेलेवेंट हो, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट उस डॉक्यूमेंट को इंपाउंड कर। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट से रिलेटेड पूरे प्रोविजंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पूरा चैप्टर नंबर 8 आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आप छोड़ सकते, राइट। ये पहले था 105A से लेके सीआरपीसी में 105G तक, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 105A से लेके 105G था, अब इनको सेपरेट सेक्शन अलॉट कर दिए गए, ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 इज इंपॉर्टेंट, तो आप एक बार इसे देख लेना। इसमें सिर्फ 4 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रोविजन बात करता है जब आपका कन्विक्शन हो चुका हो, यानी कि सिक्योरिटी ले रहे हैं। सिक्योरिटी किस चीज के लिए ले रहे हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस। कीपिंग द पीस का मतलब आपका व्यवहार शांतिपूर्ण रहेगा। You will not create nuisance, you will not commit any offense. I as a justice या फिर justice administration is has reason to believe कि अगर मैंने आपसे बॉन्ड नहीं भरवाया then you will commit offense, या you are habitual offender और आपको पीसफुल रखने के लिए आपसे सिक्योरिटी लेनी जरूरी है, then under chapter 9 the provisions are given। दो चीज के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी ले रहे हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। आप शांतिपूर्ण व्यवहार रखेंगे और आपका आचरण अच्छा रहे, गुड बिहेवियर हो। 125 बात करता है अपॉन कन्विक्शन। 126, 27, 28, 29 बात करता है बिफोर कन्विक्शन।
125 इकलौता ऐसा सेक्शन है विच डील्स विद पोस्ट कन्विक्शन, कन्विक्शन होने के बाद अपन बॉन्ड भरवा, ठीक है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग कीज ऑन कन्विक्शन, यानी कन्विक्शन हो चुका है, दोष सिद्धि हो चुकी है। व्हेन अ कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, अब देखिए यहाँ पे कौन सी रैंक दी गई है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की रैंक दी गई है। कन्विक्ट्स अ पर्सन ऑफ एनी ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 2, ठीक है। सबसेक्शन 2 में कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, चैप्टर 11 यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ब्रीच ऑफ पीस, है ना, कन्विक्शन इज, तो ऐसे अगर ऑफेंसेस हैं ए से लेके डी तक, उन ऑफेंसेस पे ये एप्लीकेबल है। और अबेटिंग ऑफ सच ऑफेंस एंड इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फॉर सच पर्सन फॉर कीपिंग पीस, the court may at the time of passing sentence on such person order him to execute a bond or bail bond for keeping peace for such period not exceeding 3 years as it thinks fit। 125 में कितना टर्म लिमिट दी है, 3 साल का बॉन्ड भरवा सकते हैं। किससे भरवा सकते हैं, पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड, कन्विक्टेड ऑफ व्हाट, ऑफ ऑफेंसेस अंडर BNS। कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी अनलॉफुल असेंबली में हो या ऐसे कोई अपराध की हो, राइट, न्यूसेंस रिलेटेड अपराध, या फिर असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज किया हो उसने, क्रिमिनल इंटिमिडेशन यूज किया हो, जान से मारने की धमकी दी हो, राइट। तो उन कैटेगरी ऑफ केसेस में कन्विक्शन के बाद 3 साल का बॉन्ड अपन उससे भरवा सकते हैं कि 3 साल तक आप कोई भी हरकत नहीं दे। ये तो हो गई पहली बात। कौन कौन बॉन्ड भरवा सकता है ये, या फिर सेशन जज या फिर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। 126 पे आइए, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। अब अदर केस कौन से होंगे, when an executive magistrate receives information that any person is likely to commit breach of peace or disturb public tranquility, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सिर्फ बात चल रही है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात नहीं चल रही है। इंफॉर्मेशन रिसीव करी कि कोई पर्सन है लाइकली टू कमिट है, मतलब जरूरी नहीं है करेगा ही, पर हो सकता है करे, लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। अभी तक उसका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, बस इंफॉर्मेशन मिली है कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, प्रिवेंटिव तरीके से उसे बॉन्ड भरवाया जाए ताकि वो आगे क्राइम ना करे, ठीक है। रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज, पहले एक नोटिस देंगे, व्हाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एक्सिक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। पहले 125 में कितना टर्म था, 3 साल का बॉन्ड, 126 में कितने टाइम का बॉन्ड है, 1 साल का बॉन्ड, ठीक है। अब सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, अब देखिए यहाँ पे था कीपिंग पीस 126 में, 125 में भी क्या था, कीपिंग पीस। गुड बिहेवियर से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ है, 127, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्संस डिसेमिनेटिंग सर्टेन मैटर। कुछ मैटर्स हैं जिन्हें पर्सन चीजें बांट रहे थे, डिसेमिनेट कर रहे थे, उनसे सिक्योरिटी ले रहे हैं कि आप ऐसा काम दोबारा नहीं कर। व्हेन एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ भी EM है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, receives information that within his local jurisdiction any person either orally or in writing or any other manner intentionally disseminates or attempts to disseminate or abets dissemination of, dissemination यानी बांटना, spread करना, any matter the publication of which is punishable under section 152 या 196, 197, 299 of the भारतीय न्याय संहिता। 152 किसके बारे में बात कर रहा है, 152 is talking about sedition। अपन सबको पता है कि सेडिशन हैज बीन रिपील्ड, पर नए तरीके से ये गवर्नमेंट और स्ट्रिंजेंट सेडिशन लेके आई। उसे सेडिशन बोल नहीं रहे हैं, है ना, राजद्रोह बोल नहीं रहे हैं, पर वैसा ही प्रोविजन और ब्रॉड कर दिया इन्होंने। पहले सुप्रीम कोर्ट ने अबेयंस में डाल दिया था सेडिशन को, अबेयंस में डालने का मतलब उससे रिलेटेड सारे अपराधों को खत्म कर दिया था। सेडिशन इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस एज पर द सुप्रीम कोर्ट। तो इस गवर्नमेंट ने फिर दोबारा क्या किया, नए तरीके से सेडिशन घुसा दिया, कहां पर इंसर्ट किया, सेक्शन नंबर 152। तो अगर किसी के पास ऐसा मैटर है, वो ऐसे मैटर्स को फैला रहा है जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए खतरा पैदा कर रहा है, देन इन दैट सिनेरियो यू कैन स्टॉप हिम, और उससे बॉन्ड भरवाया जा सकता है 1 साल तक का। एनी मैटर कंसर्निंग अ जज एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज व्हिच अमाउंट टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फिर डेफेमेशन।
उसके पास कोई ऐसा मैटर है जिससे किसी एक जज को डिफेम किया जा सकता है या फिर उसे थ्रेटन किया जा सकता है, उससे भी बॉन्ड भरवाया जा सकता है। कितना बॉन्ड होगा? 1 साल का बॉन्ड, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अब आ जाते हैं 128 पे, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। गुड बिहेवियर में पहली कैटेगरी क्या थी? कोई मटेरियल बांट रहा है। दूसरी कैटेगरी क्या है? सस्पेक्टेड पर्सन, किसी पे शक है। किस चीज का शक है? When the executive magistrate receives the information that there is within his local jurisdiction a person, कोई person है, taking precautions to conceal his presence, वो कुछ प्रिकॉशंस ले रहा है कि मैं कंसील, मेरी जो मौजूदगी है वो छुप जाए। Nobody should know that I am residing here, छुप के रह रहा हूं। एंड इसके साथ दूसरी कंडीशन क्या है? देयर इज रीजन टू बिलीव दैट ही इज डूइंग सो विद द व्यू ऑफ कमिटिंग अ कॉग्निटिव ऑफेंस। वो छुप के क्यों रह रहा है? ताकि कोई संज्ञेय अपराध कर सके, सो दैट ही इज एबल टू कमिट अ कॉग्निटिव ऑफेंस। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ईएम एग्जीक्यूट करेगा बॉन्ड, कितने साल का? 1 साल का। आप गुड बिहेवियर रखेंगे, आप कॉग्निटिव ऑफेंस नहीं कमिट करेंगे। 129 आखिरी गुड बिहेवियर का प्रोविजन, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। पहले अपन ने पढ़ा ऐसे व्यक्ति जो चीजें बांट रहे हैं, डिसिमिनेट कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी अपन ने पढ़ी जो कि लाइकली टू कमिट कॉग्निटिव ऑफेंस है। तीसरी कैटेगरी अपन पढ़ रहे हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स। Executive magistrate receives information that there is within his local jurisdiction a person who is by habit a robber, उसकी हैबिट ही में है चोरी करना, हाउस ब्रेकर, थीफ और फॉर्जर, या फिर वो चोरी करता है, डकैती करता है, मतलब रॉबरी करता है, लूटपाट करता है, या घर में घुसता है जबरदस्ती, या फिर वो फॉर्जर है। फॉर्जर का मतलब कि वो जालसाजी करता है। इज बाय हैबिट अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग द सेम टू बी स्टोलन, वो अपने पास स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की गई सामग्री को इकट्ठा करता है। हैबिचुअली प्रोटेक्ट्स और हार्बर्स थीव्स और एड इन द कंसीलमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। हैबिचुअली प्रोटेक्ट कर रहा है या हार्बर कर रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी को, थीव्स को, या फिर किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, मिसचिफ, ये सब काम करता है। ब्रीच ऑफ पीस का हैबिचुअली कमिट करता है, या फिर हैबिचुअली कमिट करता है ऑफेंसेस अंडर दीज एक्ट्स, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फॉरेनर एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉय कम्युनिटी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अब ये बदल के हो गया SC/ST एक्ट से रिलेटेड हो गया ये, तो इससे देख लेना। कस्टम एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, या होर्डिंग कर रहा है, होर्डिंग यानी इकट्ठी कर रही है चीजें, एडल्ट्रेशन कर रहा है फूड का। लास्ट वन इज सो डेस्परेट एंड डेंजरस as to render his being at large without security hazardous to the community, उसका बाहर रहना अपने आप में कम्युनिटी के लिए खतरा है। तो मजिस्ट्रेट 3 साल का बॉन्ड उससे भरवा सकता, 3 years बॉन्ड ना, ये सीरियस है। सेक्शन 129 इज सीरियस इन नेचर, तो उसमें 3 साल का बॉन्ड भरवाया जा सकता। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, 130 से लेके आप चलते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, या कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इफ एनी पर्सन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, 1985 का जजमेंट है। हाँ, उससे ये पूरा फोकस में आया था। 125, ये पहले क्या था, अर्लियर प्रोविजन क्या था, 125 ऑफ CRPC। ये चैप्टर आपका कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा, पूरी CRPC का इससे कुछ लेना देना नहीं, फिर भी इसे इंसर्ट किया गया है, इसे जगह दी गई। क्यों दी गई है? जैसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक स्पीडियर रेमेडी प्रोवाइड करता है, सिमिलर टू दैट चैप्टर 10 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट एक स्पीडियर रेमेडी प्रोवाइड करता है डेस्टिट्यूट्स, वेग्रेंट या फिर बेगिंग को रोकने के लिए। मतलब कि कोई एक पर्सन है, मेल है, ये मेल पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ फीमेल, चिल्ड्रन या पेरेंट एप्लीकेबल होगा।
सपोज अ मैरिड पर्सन इज देयर और अ सन और डॉटर इज देयर, है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट मेंटेनिंग दीज गाइड्स। ये वल्नरेबल पीपल हो गए, वाइफ हो गई, चिल्ड्रन हो गए, या पेरेंट्स हो गए, ओल्ड एज पीपल हो गए, दीज आर वल्नरेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो लॉ ये चाहता है कि इनके लिए प्रॉपरली ये मेंटेन्ड रहे, ताकि ये सड़क पे ना आ जाए, डेस्टिट्यूट ना हो जाए, बैगर ना बन जाए, वेग्रेंसी ना आ जाए। तो इन चीजों को रोकने के लिए एक स्पीडियर सेक्युलर रेमेडी यहाँ पे प्रोवाइड की। सेक्युलर यानी इस रेमेडी को हिंदू भी अवेल कर सकता है और मुस्लिम भी अवेल कर सकता है। सेक्शन 125 जो पहले था 144 है। हाउएवर राजीव गांधी ने एक लॉ लाए थे 1986 में, उसमें मुस्लिम्स कैन नॉट अवेल दीज बेनिफिट्स राइट नाउ, बट जब इसको बनाया गया था तो इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि इट्स अ सेक्युलर रेमेडी। कोई भी व्यक्ति, अगर वो महिला है, वाइफ है, या चिल्ड्रन है, या पेरेंट्स है, वो चैप्टर नंबर 10 में जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं क्रिमिनल कोर्ट को, टू ऑर्डर द हस्बैंड और द सन टू प्रोवाइड मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजन अब पढ़ते हैं 144। देखिए, द सेक्शन एम्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दिया है ऑब्जेक्टिव। This section aims to prevent destitution, vagrancy by ensuring that those with sufficient means fulfill their obligation to support their dependents. जिनके पास पर्याप्त साधन हैं वो अपने डिपेंडेंट की सहायता करें। इसका ये है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट, तीन कैटेगरी है, वाइफ है, चिल्ड्रन है और पेरेंट्स है। इससे सवाल बनेगा ही इस चैप्टर से। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स, कोई पर्सन है उसके पास क्या है, सफिशिएंट मीन्स। पहली कंडीशन, इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट कर देता है या फिर रिफ्यूज कर देता है मेंटेन करने के, इसको वाइफ कैसी है, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, मतलब उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, वेदर मैरिड और नॉट, अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, उसकी इलेजिटिमेट या फिर लेजिटिमेट चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब 18 से कम, उन्हें मेंटेन नहीं करता। His legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority, अब यहाँ पे किस चाइल्ड की बात कर रहे हैं, जो 18 साल से ऊपर हो गए, उन्हें कब मेंटेनेंस का ऑर्डर मिल सकता है, वे सच चाइल्ड